हेलो स्टूडेंट, कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारे चैनल पर आरएएस 2023 के लिए मूमल की करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है। तो जिसमें आज हम राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको पढ़ेंगे, और इसमें जो पीडीएफ है इसमें राजस्थान का सर्वे भी दिया है और बजट भी दिया है। तो इन दोनों को हम अच्छे से कवर करेंगे 2 से 3 लेक्चर वीडियो में। इसमें डेटा बहुत सारा दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, इसलिए इसको एक वीडियो में हम कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको डेटा जो पूरा है उसको याद करने में मुश्किल हो जाएगी। तो आप लोग को प्रॉब्लम ना हो इसको, इसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 2 से 3 वीडियो में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे चैनल जो है कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस, इसमें आरएएस प्रीलिम्स जो है उसके लिए डिफरेंट कोचिंग जो है उनकी टेस्ट सीरीज जो है सॉल्व कराई जा रही है। साथ ही आरएएस के जो पीवाईक्यू हैं उनके भी वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पर पड़े हैं। अगर आपने उनका ना देखा हो तो इन सबका जो लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप उसको जाके देख सकें। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें देखते हैं पहला टॉपिक कौन सा दिया हुआ है। तो इसमें जो पहला टॉपिक दिया हुआ है इस आर्थिक सर्वेक्षण में, तो ये पहला अध्याय है। इसमें क्या है, इसका नाम वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। क्या है पहला अध्याय का नाम? वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं, जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 है राजस्थान द्वारा जो ये किसके द्वारा निकाली जाती है, तो ये जो है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, किसके द्वारा निकाला जाता है आर्थिक समीक्षा राजस्थान में? तो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है कहाँ का? डिपार्टमेंट ऑफ जयपुर राजस्थान में जो स्थित है उसके द्वारा ये निकाली जाती है आर्थिक समीक्षा। देखते हैं इसमें पहले क्या दिया हुआ है। इस पहले अध्याय में पहला जो दिया है पॉइंट, इसमें दिया है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसका शॉर्ट फॉर्म जीएसडीपी भी कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। दिया है इसमें कि राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है जीएसडीपी, तो ये बताया गया इसमें। तो इसमें बताया गया कि राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना दोहरी गणना के और एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य। तो इसमें ध्यान क्या क्या रखना है, ये निश्चित अवधि है वो कब से कब तक की होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की। उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादित मोल, केवल इसमें ना तो वस्तु और सेवा दोनों को मिला के, ना कि केवल अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि जीएसडीपी में क्या केवल वस्तुओं का काउंट होता है या सेवाओं का, तो इसमें दोनों का होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और मौद्रिक मूल्य होता है, अंतिम मौद्रिक मूल्य इसमें काउंट होता है जीएसडीपी में। कि योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं, जैसा कि मैंने देख लिया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानों को प्रचलित व स्थिर कीमतों पर अनुमानित किया जाता है। तो ये जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको 2 तरह से निकाला जाता है, एक प्रचलित कीमत पर और एक स्थिर कीमत पर। तो स्थिर कीमत पर जो जीएसडीपी काउंट किया जाता है तो वो उसको क्या कहते हैं? रियल जीडीपी। और जो प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी निकाला जाता है वो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है, नाम मात्र का जीडीपी होता है। तो देख लेते हैं आगे, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है प्रचलित कीमतों पर उसकी परिभाषा क्या है। प्रचलित कीमतों पर जो निकाला जाता है, जैसा अभी हमने बताया, उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान ज्ञात करने के लिए वर्ष के दौरान, जिस भी वर्ष में इसका काउंट किया जा रहा है जीएसडीपी, तो उस वर्ष के दौरान उत्पादित विभिन्न उत्पादों को प्रचलित मूल्यों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। तो इसका ड्रॉबैक क्या होता है, जो प्रचलित कीमतों पर निकाला जाता है इसमें क्या है, वास्तविक आर्थिक विकास को यह प्रकट नहीं करता है। जो प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी निकाला जाता है तो वो क्या करता है कि वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं करता है। इसमें 2 तरह के प्रभावित समूह सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या है कि क्या बताता है कि जो जीएसडीपी है प्रचलित कीमतों पर, ये क्या बताता है कि वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में परिवर्तन और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन, इनको भी ये काउंट कर लेता है। तो ये इसके प्रभाव हैं। प्रचलित कीमतों पर जो जीएसडीपी निकाला जाता है वो वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं करता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी है प्रचलित कीमतों पर, उस पर ध्यान क्या क्या रखना है आपको। पहली बात तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं करता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और वर्ष के दौरान उत्पादित जो होता है, जिस वर्ष का निकाला जा रहा है उसी वर्ष के दौरान जो उत्पादित विभिन्न उत्पाद हैं उनको प्रचलित मूल्यों के आधार पर निकाला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्या दिया है इसमें कि जो रियल जीडीपी होता है, यहाँ पे ये देख लीजिएगा, जो रियल जीडीपी होता है उसको प्रचलित कीमतों पर नहीं बल्कि कौन सी स्थिर कीमतों पर निकाला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये जो जीएसडीपी होता है रियल जीडीपी, वो उसको स्थिर कीमतों पर निकाला जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक और अथवा प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 में 14.14 लाख करोड़ रुपए संभावित था, जो कि 21-22 में कितना था? 12.18 लाख करोड़। तो ध्यान इसमें केवल ये रखना है कि
21-22 से 22-23 में वृद्धि हुई है कितनी, 16.04% की वृद्धि हुई है। तो चलिए अगर यहाँ जीडीपी का थोड़ा जिक्र आया तो जीडीपी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो देखते हैं आगे जीडीपी कैसे निकाला जाता है, कितने मेथड होते हैं नेशनल इनकम निकालने के, और मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, नेट क्या है और ग्रॉस क्या है। तो ये सब चीज़ें समझ लेते हैं। तो जैसे इसमें जो अगर आपको जीडीपी जो देता है दिया हुआ है उसको मार्केट प्राइस पे निकालना है, तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या किया जाता है, मार्केट प्राइस जब भी निकालना हो जीडीपी आपको, तो उसमें क्या करेंगे आप, फैक्ट्री कॉस्ट जो होता है फैक्टर कॉस्ट, उसमें क्या करेंगे प्लस इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ेंगे। ये मार्केट प्राइस निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ेंगे और माइनस क्या कर देंगे, सब्सिडी कर देंगे, तो ये आपकी मार्केट प्राइस निकल आएगी। तो इसमें सब्सिडी ऐड कर माइनस करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा अगर मार्केट प्राइस निकालना है आपको। अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है जीडीपी पे, तो इसमें आपको क्या करना होता है, मार्केट प्राइस से, किसमें मार्केट प्राइस से क्या घटा देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उसको घटा देते हैं और जो सब्सिडी होती है उसको ऐड कर देते हैं। तो ये निकल आता है फैक्टर कॉस्ट। तो अगर जीडीपी मार्केट प्राइस निकालना है तो उसमें फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ेंगे और माइनस करेंगे सब्सिडी। अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस में क्या ऐड कर देंगे, इनडायरेक्ट और सब्सिडी ऐड कर देंगे और इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे। ऐसे अगर जो जीडीपी है वो एनडीपी निकालना है जीडीपी से, तो उसमें क्या करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बता देता हूँ मैं। एनडीपी निकालना है अगर आपको तो जीडीपी में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो ये नेट निकाल आता है। तो शुद्ध आय निकालने के लिए क्या करते हैं, मूल्यह्रास से हट घटा देते हैं उससे। तो जीडीपी में जब हम ये क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, क्या डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास जिसको कहते हैं हिंदी में, तो डेप्रिसिएशन जब माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, तब नेट निकल के आता है ग्रॉस से। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान क्या क्या रखना है इसमें, अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ेंगे और माइनस सब्सिडी कर देंगे, और फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो उससे क्या करेंगे, मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे और सब्सिडी ऐड कर देंगे। और नेट निकालना है ग्रॉस से, तो नेट निकालने के लिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन जो भी होता है साल भर में जो भी घिसावट होती है वस्तुओं और सेवाओं को यूज़ करने में, तो उसको घटा देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं लेक्चर में, देखते हैं क्या दिया हुआ आगे। आगे कुछ अनुमान दिए हैं, जैसे अग्रिम अनुमानों के अनुसार क्या है, जो आने वाला साल है उसके जो अनुमान दिया गया है उसमें क्या है, सांकेतिक और प्रचलित मूल्यों पर अखिल भारतीय स्तर पर जो जीडीपी था वो क्या था, 2022-23 में 273 लाख करोड़ रुपए अनुमान किया गया, जो कि क्या है 15% की वृद्धि दर्शाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी स्टेट का जीडीपी है राजस्थान का, वो भी 16.04 की प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है सांकेतिक और प्रचलित कीमतों पर, और जो भारत का है वो भी 15.4 के आसपास की वृद्धि दर्शाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देख लेते हैं नीचे कुछ डेटा दिया हुआ है। डेटा में क्या दिया हुआ है कि राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद और भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो बताया गया। तो देखते हैं राजस्थान का जो था 2018-19 में कितना था, 19-20 में ये कितना है और 20-21 में कितना है। तो ये चीज़ें अलग से दी हुई हैं। तो इसमें देख लीजिए, जैसे शुरुआत में ये बढ़ा है थोड़ा पॉइंट 6, फिर घटा है, फिर बढ़ा है। तो ये ग्राफ आपको ये नहीं ध्यान रखना कि डेटा क्या था, इतना चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो जीडीपी थी स्टेट की वो घटी बढ़ी। अगर आपसे स्टेटमेंट में पूछ ले डायरेक्ट कि विगत वर्षों में लगातार राजस्थान का जो जीडीपी है वो बढ़ा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसको ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी ध्यान रखना हो तो अभी करंट का ध्यान रख लीजिएगा, 16.04% की वृद्धि दर्शाता है पिछले वर्ष के तुलना में, और यह भी एक अनुमानित है। तो यह इसके बाद अभी एक रिवाइज एस्टिमेट आएगा, तो उस पर ये डाटा करेक्ट हो जाएंगे जितना भी हुआ होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो अखिल भारतीय स्तर पर है वो भी है, पिछले साल की तुलना में तो घटा है। पिछले साल की तुलना में वृद्धि दर कितनी थी, 19.5 थी, और इस समय कितनी है, 15.4। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन क्या है नेक्स्ट। प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन, जिसको जीवीए भी कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है, तो ये जो है तीनों जो सेक्टर हैं, प्राथमिक द्वितीय तृतीय, इसके उत्पादन जितना भी होता है उसको दर्शाता है ये। तो यही होता है जीवीए, अलग अलग सेक्टर वाइज ये निकाला जाता है। तो देख लेते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन जो वैल्यू एडिशन हो, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, वो 21-22 में कितना था, 11.34 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 22-23 में कितना हो गया, 13.11 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। ये अभी अनुमान है तरह का, जो क्या है 21-22 में 18.57% वृद्धि की तुलना में कितना हो गया, 22-23 में 15.57% हो गया की वृद्धि दर्शाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी कृषि क्षेत्र में जो प्रतिशत है जीवीए में वो कितना है, 13.84%, और उद्योग क्षेत्र में जो प्रतिशत दिया हुआ है वो कितना है, 15.02%, और जो सेवा क्षेत्र का प्रतिशत है किसमें,
जीबीए में वो कितना है, 17.11% है। तो ये चीज़ें डेटा ध्यान में रख लीजिएगा, अगर कभी याद रखना हो तो आपको। कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, उद्योग क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का कितना प्रतिशत है जीबीए में, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा जो क्या है, प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार जो है सेक्टर वाइज सकल राज्य मूल्यवर्धन जो दिया है यहाँ पे, इसको देख लें। तो सबसे ज़्यादा किसका वेटेज है, तो सेवा क्षेत्र का वेटेज है कितना, 43.74% रखता है ये वेटेज। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कृषि क्षेत्र, फिर आ जाता है उद्योग क्षेत्र। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी एस्टिमेटेड है ये कौन सा, जैसे कृषि क्षेत्र में 3,79,439 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड है। और ये क्या है, उद्योग क्षेत्र का कितना दिया है, तो ये है 3,58,034 और 5,73,277 करोड़ रुपए का ये जो एस्टिमेट है सेवा क्षेत्र का है। तो ये इतना ध्यान में ना रखिएगा, लेकिन ये ध्यान में रख लीजिएगा कि क्या है, सबसे ज़्यादा वेटेज सर्विस सेक्टर का है, फिर कृषि सेक्टर का है, फिर उद्योग सेक्टर का है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा इसमें। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है स्थिर कीमतों पर। तो स्थिर कीमतों पे क्या है, हमारा जो स्थिर कीमतों पे जब ये निकाला जाता है तो एक बेस ईयर लिया जाता है। तो हमारा जो इस समय बेस ईयर चल रहा है राजस्थान का, वो बेस ईयर ले रखा है इन लोगों ने 2011-12 का। स्थिर कीमतों पे जो जीएसडीपी निकाला जाता है वो क्या है, 2011-12 का आधार वर्ष ले रखा है इनने। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानों में मूल्य परिवर्तन और मुद्रास्फीति को प्रभाव को शून्य करने के लिए क्या किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना हेतु एक आधार वर्ष के रूप में निश्चित वर्ष की कीमतों का उपयोग करके स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी की गणना की जाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। एक स्थिर, क्या क्या ध्यान में रखना है, स्थिर कीमतों स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी की गणना की जाती है। आधार वर्ष क्या है, 2011-12, ये ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी जो स्थिर कीमतों पर निकाला जाता है इसमें मूल्य परिवर्तन और मुद्रास्फीति को काउंट नहीं किया जाता है। जबकि क्या जो नॉमिनल जीडीपी होता है जो प्रचलित कीमतों पर, उसमें मूल्य परिवर्तन और मुद्रास्फीति दोनों को ऐड कर लिया जाता है। इसलिए कि जो नॉमिनल जीडीपी का आकार कभी भी आता है डेटा में तो देखिएगा काफ़ी बड़ा दिखाते हैं, और जो रियल जीडीपी होता है बेस ईयर पे जिसको निकाला जाता है उसका क्या होता है, वो कम होता है आंकड़ों में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया इसमें। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में वास्तविक या स्थिर कीमत पर जो जीएसडीपी होगा वो कितना होगा, 7.99 लाख करोड़ रुपए। और 22-23 में कितना था, 7.39 लाख करोड़ रुपए। और 22-23 में कितनी वृद्धि दर्शा रहा है ये, कितनी, तो 8.19% की वृद्धि दर्शा रहा है ये। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए जैसे यहाँ पे डाटा दिया है 7.99 लाख करोड़ रुपए, ये कौन सा, स्थिर कीमतों पे। वहीं प्रचलित कीमतों पे कितना बड़ा, कितना दिया था, तो ये दिया था करीबन 14.44 लाख करोड़ रुपए का संभावित था। तो कितना डिफरेंस आ जाता है रियल और नॉमिनल जीडीपी में, आंकड़ों में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे इसमें दिया हुआ है क्या, अग्रिम अनुमानों के अनुसार, क्या है, अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद जो भारत का जीडीपी है 22-23 में वास्तविक या स्थिर कीमत पर कितना था, 157 पॉइंट कितना, 157.60 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है, जो वृद्धि कितनी दर्शाता है, 7% की। और अखिल भारतीय स्तर पर जो घरेलू उत्पाद है कितना है, 5.07% पहुंचने की संभावना है। तो राजस्थान जो है उसका जो अंश होगा कितना अखिल भारतीय स्तर पर, कितना हो जाएगा, तो यह अंश राजस्थान का 5.07% पहुंचने की संभावना है। पूरे भारत के जीडीपी में 5% के आसपास राजस्थान का जो जीडीपी है वो कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी आगे देखते हैं ग्राफ में क्या दिया हुआ है। राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं भारत का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर 2011-12 बेस ईयर है, तो ये देख लीजिएगा। 20-21 में कितना था, तो 20-21 में ग्रोथ रेट क्या नेगेटिव में चली गई थी, तो -1.96 था राजस्थान का। भारत की भी ग्रोथ नेगेटिव में थी, इसलिए राजस्थान की भी नेगेटिव में हो गई थी। भारत के ग्रोथ कितनी थी, -6.6, फिर ग्रोथ बढ़ी और फिर अब घटी है। तो -1.96 से भारत की ग्रोथ कितनी हो गई थी, 11.36। फिर उसके बाद घट के अब कितनी हो रही है, अनुमान है क्या है, 8.9% की वृद्धि दर होगी। तो ये बताया है भारतीय स्तर पर। ये देख लीजिए -6.6 से 8.7 गया, फिर ये डाउनफॉल आया। आप कितना एस्टिमेटेड है, 7 पॉइंट के आसपास एस्टिमेटेड है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि लगातार वृद्धि हुई है तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, या लगातार ड्रॉप हुआ है तो वो भी स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि ग्रोथ रेट बढ़ी है, घटी है, फिर बढ़ी है, फिर घटी है, तो इस हिसाब से चला है। तो इस तरह का ग्राफ है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर कीमतों पर, जो जीबीए है वो भी स्थिर कीमतों पर भी निकाला जाता है। 2011-12 उसका भी बेस ईयर है, बुनियादी मूल्यों पर। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। वास्तविक
सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर कीमतों पर तो 11-12 बुनियादी मूल्यों पर कितना है, 6.80 लाख करोड़ रुपए की तुलना में क्या था 21-22 में, अब कितना होने वाला है, 7.33 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। तो पहले कितना था 21-22 में, 6.80 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, वर्तमान में 7.33 लाख करोड़ होने का अनुमान है। तो इतना डेटा ध्यान में ना रखिएगा, बस ये देखिएगा कि थोड़ा बढ़ने की संभावना है। बाकी आगे देखते हैं क्या दिया है। कृषि क्षेत्र क्या है, कृषि क्षेत्र जिसमें क्या फसल, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य क्षेत्र सम्मिलित है। तो कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, फसल आता है, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य क्षेत्र, ये सब किसमें आता है, एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। सम्मिलित है का जो जीवीए में है क्या है, 22-23 में 28.50% रहने का संभावना है। तो जीवीए में कंट्रीब्यूशन कितना है एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो कितना संभावना है रियल जीडीपी पे स्थिर कीमतों पर, तो यह है कितना 28.50%। ये जीएसडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है। और इस क्षेत्र का जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है वो कितना है, 2,08,989 करोड़ अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितनी 5.22 की वृद्धि दर दर्शाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। उद्योग क्षेत्र में क्या क्या आता है, खनन आता है, विनिर्माण आता है, विद्युत, गैस, जल पूर्ति, उपचारात्मक सेवाएं और निर्माण क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। तो सकल राज्य मूल्य वर्धन में 2011-12 से योगदान कितना 32.69 से घटकर कितना हो गया 22-23 में 27.76% हो गया। तो उद्योग क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें ड्रॉप आया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या कृषि क्षेत्र में के कंट्रीब्यूशन में वृद्धि हुई है जीडीपी में, और उद्योग क्षेत्र का जो वो हुआ कंट्रीब्यूशन जीवीए में वो क्या है, वो कम हुआ है, ड्रॉप हुआ है। तो ये ध्यान में रखिएगा। 22-23 में इस क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन कितना है, 2,03,576 करोड़ अनुमानित है, जो गत वर्ष की तुलना में कितना, पिछले वर्ष की तुलना में 6.32 की प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली इतनी सारी चीजें। आगे देखते हैं सेवा क्षेत्र में क्या, व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, भंडारण, वित्तीय सेवाएं, स्थावर संपदा, गृह स्वामित्व, पेशेवर सेवक, लोक प्रशासन, रेलवे, अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं। का सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्या है, 38.75% से बढ़कर 22-23 में कितना हो रहा है, 43.74%। कितना 22-23 में कितना होने का अनुमान है, ये 43.74% होने का अनुमान है। जो 11-12 में कितना योगदान था इसका, तो 38.75% था। तो किसका किसका कृषि क्षेत्र का बड़ा है, और कौन सा सेवा क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़ा है। तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी ड्रॉप किसका हुआ, उद्योग क्षेत्र का थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, तो ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। आगे देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी। तो ये जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, सॉरी सकल मैं बोल रहा हूँ, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, जैसा भी हमने ऊपर बताया इससे पहले कि ग्रॉस से अगर नेट निकालना है, शुद्ध निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फॉर्मूला है जीएसडीपी माइनस सीएफसी, या फिर डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो निकल आता है एनएसडीपी। तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, यही जो हमने फॉर्मूला लिख रखा है इसी को आगे बता दिया गया इन शब्दों में। सकल राज्य घरेलू उत्पाद समकों में से स्थायी पूंजीगत उपभोग को घटाकर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान प्राप्त किया जाता है। तो यही बताया इन्होंने, स्थायी पूंजी उपभोग पूंजीगत स्कंद के उस हिस्से के प्रतिस्थापन मूल्य का मापता है जिसका उपयोग वर्ष के दौरान उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। तो यही चीज बता रहा है। तो इतना ध्यान में ना रखते हुए आप केवल ये फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिएगा, तो आपसे एनडीपी अच्छे खासे निकल आएगा आपका। आगे देखते हैं क्या, प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो प्रचलित कीमतों पे डेटा दिया हुआ है, 22-23 में कितना अनुमान है, 12.60 लाख करोड़ रुपए, जो 21-22 में कितना था, 10.85 लाख करोड़ था। तो ये कितने की वृद्धि दर्शा रहा है, करीबन 16% के आसपास की वृद्धि दर्शा रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा प्रचलित कीमतों पर। और स्थिर कीमतों में कितनी वृद्धि दर्शा रहा है, तो स्थिर कीमतों में वृद्धि दर्शा रहा है कितनी, 8.11% की। तो मतलब स्थिर और प्रचलित कीमतों दोनों में क्या है कि वृद्धि दर्शा रहा है। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। बाकी ये कितने लाख करोड़ है, कितना क्या है, ये ध्यान में रखने की इतनी जरूरत नहीं है, ना आप याद रख कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो जैसा भी अपने ऊपर पढ़ा है वही डेटा फिर से रिपीट किया। तो एक बार ये ग्राफ देख लीजिएगा, जब मैं पीडीएफ अपलोड करूँ तो एक बार इसको देख लीजिएगा कि घटा बढ़ा है। जैसे ये देख लीजिए, बता देता हूँ मैं, इसमें वृद्धि दर पहले बढ़ा है 945 से कितना हुआ है 9.64, फिर डाउनफॉल आया है, फिर इंक्रीमेंट हुआ है, फिर डाउनफॉल आया। तो यही चलता रहा है, घटा बढ़ा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। प्रचलित कीमतों पर भी और स्थिर कीमतों में भी वही रहा है ग्राफ रेट। आगे देखते हैं क्या दिया है, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। तो प्रति व्यक्ति आय के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, इसको कैसे निकाला जाता है। प्रति व्यक्ति आय किसी राज्य की या किसी देश की,
तो अगर देश की निकालना है तो यहाँ एनएचडीपी जगह जीडीपी लिख लीजिएगा, और टोटल पॉपुलेशन उस देश की जितनी है उससे डिवाइड कर दीजिएगा, निकाल आएगी पर कैपिटा इनकम। और अगर स्टेट का निकालना है तो यहाँ जीडीपी की जगह क्या होगा, एनएचडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उसके किससे डिवाइड करना है, वहाँ की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिएगा, निकाल आएगा आपका वहाँ का। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी देख लेते हैं शब्दों में क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है, प्रति व्यक्ति आय की गणना क्या की जाती है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त किया जाता है। तो टोटल जन पॉपुलेशन जितनी है मध्यवर्षीय जो रही है समय में, तो उसको विभाजित करके टोटल पॉपुलेशन को निकाला जाता है एनएचडीपी से। तो ये चीज़ निकाल आता है क्या, पर कैपिटा इनकम आपकी। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। प्रति व्यक्ति प्रचलित कीमतों पर क्या है, इस समय डेटा दिया हुआ है यहाँ पे। 21-22 में क्या था, 1,35,962 रुपये पर कैपिटा इनकम थी राजस्थान की। और 22-23 में राजस्थान की पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई प्रचलित कीमतों में, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 1,56,149 रुपये के आसपास अनुमानित है जो हो सकती है। कितनी पर व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी, 1,56,149 रुपये। किस हिसाब पे 22-23 में अनुमान लगाया जा रहा है ये। तो ये प्रचलित कीमतों पे है। और स्थिर कीमतों पे कितनी है, 21-22 में कितनी थी, तो 80,000 के आसपास थी। और 22-23 में कितनी, 86,134 होने का अनुमान है। तो ये वृद्धि दर्शा रहा है, प्रचलित कीमतों पे कितनी वृद्धि दर्शा रहा है, 14.85% की। और जो स्थिर कीमत है उसमें कितनी वृद्धि दर्शा रहा है, 6.94% की। तो यही चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, बाकी कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं इसमें। आगे देख लेते हैं। आगे जो ग्राफ दिया है इसमें क्या दिया है, क्षेत्रवार सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रावधानिक। जो क्षेत्रवार है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है पूंजी निर्माण में, तो ये बताया गया है कैपिटल फॉर्मेशन में कितना क्षेत्रवार जो है उनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन सा सेक्टर करता है कैपिटल फॉर्मेशन में, तो वो है निर्माण। निर्माण क्षेत्र जो है वो क्या करता है, उसका सबसे ज़्यादा वो है। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो दूसरे नंबर पे आवासीय भवन जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन के उसमें योगदान है उसका। फिर लोक प्रशासन आता है। फिर कौन सा आता है, तो विद्युत गैस और जल आपूर्ति। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे सब कौन कौन से आते हैं। और सबसे कम किसका कंट्रीब्यूशन है स्थायी पूंजी निर्माण में, तो वो किसका है, मत्स्य का। तो मत्स्य क्षेत्र जो है उसका सबसे कम पूंजी निर्माण में योगदान है। तो कितना है, केवल 4 करोड़ रुपए 21-22 के डेटा के अनुसार। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, सबसे कम किसका है, मत्स्य क्षेत्र का है। सबसे ज़्यादा किसका है, निर्माण क्षेत्र का। फिर उसके बाद कौन सा क्षेत्र आता है, आवासीय भवन। फिर लोक प्रशासन। फिर कौन सा आता है, विद्युत गैस और जलापूर्ति जो क्षेत्र है वो आता है चौथे नंबर पे। और सबसे लास्ट में मत्स्य क्षेत्र है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, राजस्थान में मूल्य सांख्यिकी। आगे क्या दिया हुआ है, राजस्थान में मूल्य सांख्यिकी। तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जो है उसके द्वारा क्या है, साप्ताहिक आधार पर वस्तुओं के क्या है, थोक एवं खुदरा भावों को सन 1957 से राज्य के चयनित केंद्रों से नियमित संग्रह किया जा रहा है। जो औद्योगिक श्रम है उनके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है, तो श्रम ब्यूरो शिमला जारी करता है। तो ये जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसको क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, इसको CPI-IL जब गणना करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, CPI-IL। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडस्ट्रियल लेबर, तो इसको जारी कौन करता है, श्रम ब्यूरो जो है कहाँ का, शिमला का, तो वही जारी करता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा इसमें। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक। तो ये कौन सा सूचकांक हो गया, ये हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब देखते हैं थोक मूल्य संचार, इसको WPI से डिनोट करते हैं। तो आगे देखते हैं इसका आधार वर्ष क्या रखा गया WPI का राजस्थान सरकार द्वारा। तो WPI का जो आधार वर्ष है राजस्थान सरकार द्वारा उपयोग किया जा रहा है वो कौन सा, 1999 और 2000 का आधार वर्ष लेके चलते हैं WPI निकालने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा। थोक मूल्य सूचकांक ऐसा सामान्य सूचकांक है जो क्या करता है, व्यापक रूप से क्या करता है, मूल्यों के उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है और सभी प्रकार के व्यापार एवं लेन देनों में किसके परिवर्तन को दर्शाता है, वस्तुओं के मूल्यों के परिवर्तन को व्यक्त करने का संकेतक है, ना कि सेवाओं का। तो थोक मूल्य सूचकांक जो है किसके परिवर्तन को व्यक्त करता है, केवल वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन को व्यक्त करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। वह व्यापक रूप से क्या करता है, वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन की जो उतार चढ़ाव है उसको संकेतक है क्या है, थोक मूल्य सूचकांक, जिसका आधार वर्ष कितना है 1999 से 2000। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसको क्या राजस्थान सरकार द्वारा क्या है, मासिक आधार पर जारी किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसको मंथली निकाला जाता है थोक मूल्य सूचकांक, क्या राजस्थान सरकार द्वारा इसको मासिक आधार पर निकाला जाता है। इसमें कितनी वस्तुएं शामिल की गई, तो 154 वस्तुएं शामिल की गई हैं। कितनी, 154 वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है। अगर वस्तुओं की गिनती के हिसाब से देखेंगे तो गिनती में सबसे ज़्यादा प्राइमरी
जो प्राथमिक वस्तु है उस समूह में सबसे ज़्यादा वस्तु हैं, और सबसे कम किस समूह में है, तो ईंधन समूह में सबसे कम वस्तु हैं। और विनिर्मित समूह में ये प्राथमिक द्वितीय प्राथमिक के बाद जो विनिर्मित और ईंधन शक्ति प्रकाश का समूह है उसमें सबसे कम है। लेकिन अगर वेटेज के हिसाब से देखेंगे, जो भारांकन होता है इनका, तो भारांकन में सबसे ज़्यादा किसको मिला है भार, तो सबसे ज़्यादा विनिर्मित उत्पाद जो है उसको सबसे ज़्यादा भार दिया, भारांकन उसका दिया गया, वेटेज दिया गया है। उसके बाद प्राथमिक समूह को दिया गया है। अगर वस्तुओं की गणना के हिसाब से देखेंगे कितनी वस्तुएं रखी गई, तो प्राथमिक समूह है उसमें सबसे ज़्यादा वस्तुओं की रखी गई। लेकिन भार के हिसाब से अगर देखेंगे, उसके भारांक के हिसाब से, तो जो विनिर्मित उत्पाद समूह है उसको ज़्यादा अधिक भारांक दिया गया। तो नंबर 1 पे विनिर्मित भारांक उसको सबसे अधिक दिया गया, दूसरे नंबर पे फिर आ जाता है प्राथमिक वस्तु समूह, और फिर तीसरे नंबर पे भारांक जिसको दिया गया वो कौन सा है, ईंधन शक्ति प्रकाश है, उपस्नेहक वर्ग को दिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 21-22 में 363.23 से बढ़कर कितना हो गया, 385.45 हो रहा है, 6.12% की वृद्धि दर्शाता है। तो कितनी, करीबन 6% के आसपास की वृद्धि दर्शाता है क्या, राज्य का थोक मूल्य सूचकांक वर्ष कितने 2021 से 22 में। वर्ष के दौरान इसी अवधि में वार्षिक आधार पर प्राथमिक वस्तु समूह का सूचकांक कितना बढ़ गया, 378 से होकर 415 के आसपास, और ईंधन समूह का कितना 569 से बढ़कर 576, और विनिर्मित उत्पाद का बढ़कर कितना हो गया। तो ये देख लीजिएगा, इतना ध्यान में न रखने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान ये रखना है कि सबसे ज़्यादा भारांश के हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा विनिर्मित उत्पाद को मिलेगा, फिर दूसरे नंबर पर प्राथमिक समूह आएगा, और तीसरे नंबर पर कौन सा, ईंधन शक्ति प्रकाशक या स्नेहक वर्ग आएगा। और अगर नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं तो उसके हिसाब से देखेंगे तो वही प्राथमिक आएगा पहले नंबर पे। प्राथमिक में कौन सा आता है सबसे पहले, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरे नंबर विनिर्मित उत्पाद आएगा दूसरे नंबर पे, नंबर ऑफ गुड्स या आइटम के हिसाब से, और तीसरे नंबर पर ईंधन समूह आएगा। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक 2000 वर्ष क्या है 21 में 135 से बढ़कर 22 में कितना हो गया था, 151.3 हो गया था। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, बस ये देखिएगा जो अखिल भारतीय स्तर पर थोक मूल्य सूचकांक है उसमें बढ़ोतरी हुई है, और करीबन 12% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक में। और राजस्थान का जो थोक मूल्य सूचकांक है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शा रहा है, तो क्रमशः कम से कम 5.90 के आसपास की वृद्धि दर दर्शा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी देख लेते हैं, वही दिया है प्राथमिक समूह 2019 में क्या था, 20 में कितना हुआ, 21 और 22 में। और ये कृषि हो गया, खनिज हो गया, ईंधन शक्ति प्रकाशक, विनिर्माण से समस्त वस्तुओं के हिसाब से देख लीजिएगा तो इसमें वृद्धि हुई है लगातार। राज्य के समूहवार थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन कितना आया, तो ये ग्राफ मैं अपलोड कर दूंगा, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अगर मन हो, क्योंकि इतना सारा अगर डेटा याद करने बैठेंगे तो बहुत सी चीज़ें और छूट जाएंगी। बाकी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो आईएल है, इंडस्ट्रियल लेबर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आईएल जो निकाला जाता है, कौन निकालता है, श्रम ब्यूरो शिमला। उसके द्वारा क्या है, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या रखा गया है, तो आधार वर्ष ध्यान में रखिएगा क्या है, 1986 to 87। तो आधार वर्ष क्या रखा गया है आईएल के लिए, इंडस्ट्रियल लेबर के लिए, तो ये दिया है क्या 1986-87 आधार वर्ष यूज कर रहे हैं। राजस्थान राज्य एवं अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2018-19 में कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तालिका जो दी है 1.11, ये जो दिया हुआ है, तो इस तालिका में दिखाया गया कितना क्या डेटा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यह अलग से निकलता है, ग्रामीण के लिए भी, शहरों के लिए भी, और संयुक्त रूप से भी निकाला जाता है। तो इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है एनएसओ। और किसके अंतर्गत आता है एनएसओ, तो मॉस्पी के अंतर्गत आता है एनएसओ, तो यही जारी करता है इसको। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इसका आधार वर्ष क्या है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का, सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो इसका आधार वर्ष है 2012। एनएसओ जो है सांख्यिकीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त रूप से अखिल भारतीय तथा राज्य क्षेत्र के लिए अलग अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवीन आधार वर्ष 2012 के आधार पर माह कौन सा, जनवरी 2011 से जारी किया जा रहा है। बाकी ये डेटा दिया हुआ है सूचकांक का, तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे इसमें ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट, तो देख लीजिएगा। जैसे राजस्थान में कुल बैंकों की शाखाएं कितनी हैं, तो 7987 बैंकों की शाखाएं हैं। तो इतना ध्यान में डेटा ना याद करने बढ़ जाएगा, बस इसमें ध्यान क्या रखना है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंकें हैं राजस्थान में वो सर्वाधिक है, और विदेशी बैंकों की संख्या केवल कितनी है शाखाओं की, तो केवल 9 शाखाएं हैं विदेशी बैंकों की राजस्थान में।
तो ये ध्यान में रख लीजिए, सबसे ज़्यादा क्या सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें हैं, फिर निजी क्षेत्र की आती हैं, फिर आरआरबी आएगा, फिर कौन सा लघु वित्त बैंक, फिर पेमेंट बैंक और आखिरी में विदेशी बैंक। तो सबसे कम विदेशी बैंक है वहाँ पे 9 है, और सर्वाधिक कौन सा है, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और जो डिजिटल भुगतान है राजस्थान में जो होता है उसके लिए क्या है, नीति आयोग भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान के लिए 5 प्रकार सुझाए हैं। तो नीति आयोग भारत सरकार जो है उसने डिजिटल भुगतान के लिए 5 प्रकार सुझाए हैं। कौन कौन से 5 प्रकार हैं, तो एक है यूएसएसडी। तो इससे क्या होता है, यूएसएसडी *99# डायल करिएगा मोबाइल पे, उस आधार पे एक डिजिटल भुगतान हो सकता है। और दूसरा है आधार सक्षम भुगतान। ये जो सीएससी सेंटर होते हैं वहाँ पे जाके आधार कार्ड देके जो पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, तो वो ये दूसरा तरीका का भुगतान। तीसरा कौन सा है, वॉलेट के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं, डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। चौथा तरीका कौन सा है, कार्ड के आधार से वो डिजिटल भुगतान किया जा सकता है। और पांचवा तरीका कौन सा है, यूपीआई के आधार पर, जैसे हम फोन पे, जीपे और ये सब यूज़ करते हैं यूपीआई के ऐप, तो उनके थ्रू जो पेमेंट होता है वो भी डिजिटल भुगतान के माध्यम है। और 5 प्रकार के सुझाए हैं किसने, नीति आयोग ने। तो इनमें से यही है, तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। प्रदेश में कौन से जिले, 4 जिले, अजमेर धौलपुर को वर्ष 2021-22 में और जैसलमेर सिरोही को 22-23 में 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये ध्यान में रखिएगा। कौन से 4 जिलों को, तो पहला अजमेर और धौलपुर को 2021-22 में, और फिर किसको, जैसलमेर और सिरोही को वर्ष 22-23 में 100% मतलब 100% डिजिटलाइजेशन के लिए चयनित किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा इतनी। आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 पे। अध्याय 2 कौन सा है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र। तो अध्याय 2 स्टार्ट होगा कृषि और संबद्ध क्षेत्र से। इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो 21-22, 22-23 ग्राफ दिया है कुछ, और वृद्धि दर दी गई है, और वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है ये बताया गया। तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र जो है उसकी प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही है, तो ये देख लेते हैं। 2021-22 में कितना था, 3.33 लाख करोड़ रुपए, जो बढ़कर कितना हो गया, 3.79 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो गया। तो कितनी वृद्धि दर दर्शाता है ये, तो 13.84% की वृद्धि दर दर्शाता है। और 2018-19 से 2022 तक की वार्षिक वृद्धि दर कितनी हो गई औसत, तो 14.33%। तो ये ध्यान में रखिएगा। स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी दिखाता है कृषि में संबंध क्षेत्र की, तो पहले कितनी था स्थिर कीमतों पर, क्या था, 1.98 लाख करोड़ रुपए, जो बढ़कर कितना हुआ, 2.09 लाख करोड़ हो गया। तो वृद्धि कितनी हुई, 5.22% की। और 2018-19 से 22-23 तक का देखेंगे वार्षिक वृद्धि दर तो कितनी रही है, 7.48%। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि इन दोनों में जो ये कृषि और संबद्ध क्षेत्र है इसमें वृद्धि बढ़ी हुई है, ठीक है, डिक्रीज नहीं हुआ है क्षेत्र। आगे देखते हैं। राजस्थान के जीवीए में कृषि एवं संबद्ध जो क्षेत्र हैं उसके इसके उप क्षेत्रों की संरचना राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन जो जीएसवीए है उसमें क्या है, प्रचलित मूल्यों पर इतना रही है, और जो 22-23 में बढ़कर 28.95% हो गया था। तो ये हमने भी ऊपर देख लिया था। और कृषि और संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्रों में फसल, पशुधन, मत्स्य और वानिकी एवं लॉगिंग है। तो ये संबंध क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, कृषि एवं संबंध क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र हैं, फसल वाला क्षेत्र है, पशुधन है, मत्स्य है, वानिकी है, फॉरेस्ट्री और लॉगिंग वाला क्षेत्र। तो ये किसके संबंध क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसमें देख लेते हैं। पशुधन क्षेत्र जो है उसका अंश कितना है, तो 46.41%। तो सर्वाधिक अंश किसका है, फसल क्षेत्र का अंश है, कितना, सॉरी, सर्वाधिक किसका है, तो पशुधन क्षेत्र का है सर्वाधिक अंश। फिर फसल क्षेत्र का आता है, फिर किसका, वानिकी और लॉगिंग क्षेत्र का आता है, और मत्स्य क्षेत्र का सबसे कम अंश है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। आगे 22-23 में फसल क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन कितना, 1.83 लाख करोड़ अनुमानित था। खरीफ में बाजरा, मूंगफली, मूंग एवं रबी में गेहूं, सरसों और चना फसलों का प्रमुख योगदान है। तो खरीफ फसलों में कौन कौन सी किसका योगदान है, बाजरा का, मूंगफली का, मूंग का, और रबी में किसका, गेहूं, सरसों, चना फसलों का प्रमुख योगदान रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन कितना, 1.76 लाख करोड़ रुपए रहा प्रचलित कीमतों पर। और राजस्थान राज्य में पशुधन क्षेत्र से होने वाला आय जो है उसमें कौन कौन से किसका मेन योगदान है, तो पशुधन क्षेत्र से जो होने वाली आय है उसमें मुख्य योगदान किसका है, तो उसमें दूध, अंडा और मांस का प्रमुख योगदान है। उसमें भी सर्वाधिक योगदान किसका है, तो दूध का सर्वाधिक योगदान है, कितना, 82% के आसपास सर्वाधिक योगदान किसका मिलता है, दूध का मिलता है, फिर अंडे का, फिर पोल्ट्री सहित मांस का, फिर अदर आ जाते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं भूमि जो उपयोग है वो क्या दिया हुआ आगे, भू उपयोग। तो राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना है, 2021 में
342.89 लाख हेक्टेयर। तो राज्य का कुल प्रतिवेदी क्षेत्रफल वर्ष 2021 में कितना था, तो इतना बता दिया हमने, 342.89 लाख हेक्टेयर। वानिकी क्षेत्र में कितना था यूज़ किया गया, तो 8% के आसपास। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि, तो ये यूज़ हुआ है। और सर्वाधिक इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल जो था उसका कितना सर्वाधिक उपयोग हुआ, कितना 52% के आसपास यूज़ किया गया है। आगे देख लेते हैं। तो ये ग्राफ भी एक बार देख लीजिएगा जब अपलोड करूँगा। तो जोत के प्रारूप के आधार पर किसानों का वर्गीकरण किया गया है राज्य के अंतर्गत। तो कितने 5 प्रकार से किसानों का वर्गीकरण किया गया जोत के आकार के आधार पर। तो राज्य की जो कृषि जनगणना हुई थी 2015-16 के अनुसार, कौन सी 10वीं जनगणना थी, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। 2015-16 में जो कृषि गणना हुई थी वो कौन से नंबर की थी, 10वीं गणना थी। और कब हुई थी, 15-16 में हुई थी। और इसके आधार पर जो जोत है उसके आधार पर किसानों को कैटेगराइजेशन किया गया। जैसे कुछ होते हैं सीमांत किसान, लघु किसान, अर्ध मध्यम जोत के किसान, मध्यम आकार के किसान या बड़े आकार जोत के किसान। तो इनको कैटेगराइज किया गया इनके क्षेत्रफल के हिसाब से। तो देख लेते हैं सीमांत जोत जो होती है उसके अंदर उसको क्या है, उसका क्षेत्रफल कितना होता है सीमांत जोत के अंतर्गत, तो 1 हेक्टेयर से कम वाला जितना भी किसान होगा जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो सीमांत जोत के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे लोगों की राज्य में जनसंख्या बहुत सारी है, 40% के आसपास लोग जो है वो कौन से सीमांत जोत के किसान हैं, और जिनकी जमीन कितना 1 हेक्टेयर से कम है। और लघु जोत के जो किसान है उनके अंदर पास कितनी जमीन होती है, तो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जिनके पास जमीन है तो वो कौन से लघु किसान माने जाते हैं। और इनका प्रतिशत कितना है, तो लघु किसान जो है राज्य में उनका 21% है। तो अगर इन दोनों को ही मिला लेंगे आप तो 60% से ऊपर ही जो किसान है उनके पास जमीन है ही नहीं ज़्यादा बड़ी मात्रा पे। फिर आते हैं अर्ध मध्यम जोत के किसान। तो ये कितना 2 से 4 हेक्टेयर वाले जो किसान हैं जिनके पास ज़मीन है इतनी, तो वो कौन से अर्ध मध्यम जोत के आते हैं। इनके पास कितने प्रतिशत हैं राज्य में, ये तो 18.50% के आसपास ये हैं। फिर मध्यम जोत वाले किसान आते हैं जो कितने 4 से 10 हेक्टेयर की जमीन जिनके पास है वो मध्यम जोत के कहलाते हैं, तो उनके 14% के आसपास हैं। और जो सबसे बड़े आकार के जोत वाले किसान हैं उनकी जनसंख्या मात्र कितनी है, केवल 4.5% के आसपास, 4.6% के आसपास उनकी जनसंख्या है। लेकिन जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास है राज्य में। तो ये ध्यान में रखिएगा, जितने भी 10 हेक्टेयर से ऊपर के वाले किसान हैं उनकी जनसंख्या तो बहुत कम है प्रतिशत में, केवल 4.67% जनसंख्या है किसान है ऐसे जिनके पास कितना 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन है। बाकी लघु सीमांत अर्ध मध्यम और मध्यम आकार के किसान की जनसंख्या करीबन 95% के आसपास के क्षेत्र में आते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। तो 5 प्रकार के किसान हैं जोत के प्रारूप के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। आगे देखते हैं क्या दिया है, कुल जोत का क्षेत्रफल क्या दिया है, कुल जोत का क्षेत्रफल दिया गया कितना है। तो कुल जोत का क्षेत्रफल है 2010-11 में था 211.36 लाख हेक्टेयर, जो 2015-16 में कितना हो गया है 208.73 लाख हेक्टेयर। तो इसमें कमी आई है, माइनस कितनी कमी आई है 2.24% की कमी आई है कुल जोत के क्षेत्रफल के आधार पर। और कुल जोतों की संख्या जो थी जब जो कमी आई है क्षेत्रफल के आधार पर जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है, पहले कितने थी जोतों की संख्या, तो 68.88 लाख करोड़ थी, 88 लाख थी, जो बढ़ के कितनी 76.55 लाख हेक्टेयर हो गई है। तो इसमें वृद्धि हुई है, जोतों की संख्या में तो वृद्धि हुई है लेकिन कुल जोत का जो क्षेत्रफल है उसमें ड्रॉप आया। तो ये ध्यान में रखिएगा, ध्यान क्या रखना है, जोतों की जो संख्या है वो कई लोगों में बढ़ गई तो जोतों की संख्या में तो वृद्धि होगी। अगर मान लीजिए पहले आपकी एक जमीन है, इस पर केवल आप अकेले खेती करते थे, फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो जोतों की जो संख्या होगी वो तो 2 हो गई, लेकिन जो क्षेत्रफल है वो किसमें कमी आई है टोटल क्षेत्रफल में। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये बताना चाह रहा है। और औसत जोत का आकार है, जब 2 जगह डिवाइड हो गई जमीन तो औसत जोत का आकार भी कम हो जाएगा। तो पहले कितना था 10-11 के आसपास औसत जोत का आकार, तो 3 हेक्टेयर के आसपास का, तो जो कितना हो गया है 2.73 हेक्टेयर के आसपास का क्षेत्रफल हो गया जोत का आधार। तो ये ऐसा हो गया है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है, महिला जोत धारक। आगे जो महिलाएं जोत धारक हैं, जो महिलाएं किसान हैं उनको दिया गया उनका डेटा कुछ। तो 10-11 में जो था महिलाएं जो थी उनका कितने क्षेत्रफल पर ये जोत धारक थी महिलाएं, तो 13.40 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कितनी महिलाएं जोत धारक थी, जो बढ़ गया है, ये वृद्धि दर्शाता है। अब कितनी हो गई हैं 16.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर महिला जोत धारक कार्य करती हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, वृद्धि दर्शाता है। अब कुल जोतों की संख्या जो थी उसमें भी वृद्धि हुई है, तो कुल जोतों की संख्या भी बढ़ गई है, 5.5 लाख से 7.5 लाख के आसपास हो गई है। तो ये भी बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। तो ये ध्यान में रखिएगा, महिला जोत धारक जो है उनकी जनसंख्या वृद्धि हुई है जोतों की संख्या में और क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है। तो ये डेटा ध्यान में रखिएगा महिला जोत धारकों का।
महिलाओं का जो औसत जोत क्षेत्रफल है वो कितना है, 2.13 हेक्टेयर है। तो महिलाओं का जो औसत जोत का क्षेत्रफल है वो कितना है, 2.13 हेक्टेयर है। तो इतना ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा दिया है, मानसून। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक दिया है मानसून। देखते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। राज्य में जो मानसून है वो क्या है, सामान्य तिथि कौन सी है, 15 जून है मानसून आने की राज्य में, राजस्थान में। जबकि इस वर्ष क्या हुआ है कि इस वर्ष जो 5 दिन पहले ही मानसून प्रारंभ हो गया। तो 15 जून वैसे सामान्य तिथि है मानसून पहुंचने की राज्य में, लेकिन इस बार क्या हुआ है, 10 जून से ही प्रारंभ हो गया मानसून, और जुलाई तक 2022 के प्रथम सप्ताह तक संपूर्ण राज्य में सक्रिय रहा। और इस बार जो बारिश हुई राज्य में, वही सामान्य वर्षों की तुलना में अधिक बारिश हुई। तो बारिश का पैटर्न जो था वो भी अलग तरह से रहा था। तो इस बार क्या हुआ कि विगत वर्षों में बारिश का जो मिलीमीटर, कितने मिलीमीटर के आसपास होती थी, तो 430.88 मिलीमीटर होती थी, जो कितनी हुई इस बार, 594.20 मिलीमीटर दर्ज की गई, जो कितना करीबन 37-38% की वृद्धि दर्शाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, 38% की वृद्धि दर्शाता है क्या, इस बार का जो मानसून था विगत वर्षों की तुलना में 38% की वृद्धि दर्शा रहा है। और मानसून भी 5 दिन पहले आ गया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे इसमें दिया हुआ है क्या, राजस्थान के अधिकांश जिलों में पूरे मानसून सत्र में क्या हुआ, मानसून सत्र जो 2022 का था, असामान्य से सामान्य और सामान्य से अधिक या सामान्य वर्षा हुई है। मतलब बहुत अलग अलग तरह का वर्षा पैटर्न रहा है यहाँ का। तो ये देख लीजिएगा। आगे जो कृषि उत्पादन दिया हुआ है इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। प्रारंभिक पूर्वानुमानों के अनुसार राज्य में वर्ष 22-23 में, राज्य में कब, वर्ष 2022-23 में खाद्यान्न कुल उत्पादन कितना था, 253.99 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। तो 22-23 में कितनी होने की संभावना है, 253.99 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है खाद्यान्न का कुल उत्पादन। जो पिछले वर्ष कितना था, 231.52 लाख मीट्रिक टन था। तो वर्तमान में कितना अनुमान है कि 253.99 लाख मीट्रिक टन हो जाएगा। और कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शा रहा है, 9.71% की वृद्धि दर्शा रहा है। वर्ष 2022-23 में खरीफ खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितना होगा, 97.98 लाख मीट्रिक टन होगा। जो भी खरीफ की जो फसल है उसमें भी क्या है, 14% के आसपास की वृद्धि दर्शा रहा है। और ये जो रबी की फसल है, रबी का खाद्यान्न उत्पादन भी 7% के आसपास की वृद्धि दर्शा रहा है। तो ध्यान में ये रखिएगा, खरीफ जो फसल है उसमें ज़्यादा वृद्धि हो रही है, और जो वृद्धि तो दोनों में हो रही है, लेकिन जो खरीफ की फसल है उसमें अधिक वृद्धि दर दर्शा रहा है, और जो रबी की फसल है उसमें वृद्धि प्रतिशत आधा है खरीफ का। तो खरीफ में कितना है, 14% के आसपास की जो वृद्धि दर्शा रहा है, और रबी में कितनी, 7% के आसपास की वृद्धि दर दर्शा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये डेटा दिया हुआ है मीट्रिक टन में, तो ये देख लीजिएगा। बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान रखने वाली कोई चीज़ नहीं, बस इतना ध्यान में रख लीजिएगा। क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना खरीफ फसल जो है उसमें 14% की वृद्धि दर्शा रहा है, और जो रबी की फसल है वो 7% के आसपास की वृद्धि दर्शा रहा है। तो इतना ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी आगे देखते हैं। विभिन्न कृषि फसलों में राजस्थान का स्थान, क्या दिया है, विभिन्न कृषि फसलों में राजस्थान का स्थान। तो देख लेते हैं। वर्ष 2020-21, कौन सा वर्ष 2020-21 में राजस्थान देश में कौन सा बाजरा, राजस्थान जो था देश में किसमें, 20-21 में बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और ग्वार फसलों के उत्पादन में कौन सा रैंक था, इसका प्रथम स्थान था। तो आगे इसको देख लेते हैं, ग्राफ में दिया हुआ है तो समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया, जैसे क्या है, बाजरा, सरसों, पोषक अनाज और कुल तिलहन, इसमें क्या है, राजस्थान कौन सी, रैंक 1 में है। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या है, इन सब में राजस्थान रैंक 1 पे है। और रैंक 2 में किसमें किसमें है राजस्थान, तो दलहन में। रैंक 1 पे कौन है, दलहन में एमपी पड़ता है, मध्य प्रदेश जो है वो दलहन में रैंक 1 में है, और इसमें राजस्थान रैंक 2 पे है। तो द्वितीय स्थान है राजस्थान का किसमें, दलहन में, और प्रथम स्थान किसमें है, तिलहन में। और मूंगफली में भी दूसरा स्थान है राजस्थान का। तो प्रथम स्थान में कौन है, तो मूंगफली में जो रैंकिंग है उसमें गुजरात जो है प्रथम नंबर पे है, और राजस्थान द्वितीय नंबर पे है। तो ये ध्यान में रखिएगा। कुल दलहन और मूंगफली में कितना, राजस्थान दूसरे स्थान पर है। और जो बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन है उसमें कौन सा है, पहले नंबर पे है। और तीसरे नंबर में किसमें किसमें है, चना, ज्वार और सोयाबीन। किसमें, चना, ज्वार और सोयाबीन में राजस्थान कौन से स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे है इसमें। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। और ग्वार जो पड़ता है, तो ग्वार में कौन सा, राजस्थान का रैंक 1 है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान क्या क्या रखना है, बाजरा, सरसों, पोषक अनाज और कुल तिलहन में राजस्थान की रैंक 1 है। दलहन और मूंगफली में राजस्थान की रैंक 2 है। चना, ज्वार, सोयाबीन में रैंक कौन सी है, राजस्थान की तीसरी रैंक है। किसमें, चना,
ज्वार और सोयाबीन में राजस्थान की रैंक तीसरी है, और ग्वार जो एक पड़ता है उसमें क्या है, राजस्थान की रैंक 1 है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये सोर्स है क्या है, कहाँ से लिया गया, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हुआ था कौन सा, कृषि सांख्यिकी एक नज़र वर्ष 2021 के आधार पर इसको डेटा दिया गया है, और ग्वार फसल में वर्ष 2019-20 की स्थिति के आधार पर। आगे देखते हैं क्या है, आगे दिया हुआ है कृषि जलवायु भी क्षेत्रवार मुख्य फसलें, कौन से क्षेत्र में किस तरह की फसलें उगती हैं और कौन सा पैटर्न है फसलों का, तो ये दिया हुआ है। आगे देखते हैं इसमें पूरा क्या दिया हुआ है, राज्य की उत्तरी पश्चिमी भाग जो कुल कितना क्षेत्रफल, लगभग 61% क्षेत्रफल। तो राज्य का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो कितने क्षेत्रफल पे है, लगभग 61% क्षेत्रफल पर है। वो क्या है, मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय है। तो जो राज्य का 61% क्षेत्र है वो तो या मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय प्रकृति का है, जो किस पे, केवल और केवल वर्षा पर निर्भर है। और राज्य का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है कुल क्षेत्रफल का कितना है, वो 39% के आसपास क्षेत्र है। तो वो उपजाऊ के क्षेत्र में आता है। तो राज्य को जलवायु के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया, कृषि क्षेत्रों में, तो 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया राज्य को। तो कितने क्षेत्रों में, 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में राज्य को बांटा गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा कौन कौन से 10 क्षेत्र हैं, तो नाम देख लेते हैं। 10 क्षेत्रों में बांटा गया। तो पहला क्षेत्र कौन सा है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान क्षेत्र। तीसरा कौन सा आता है, तो पहला कौन सा होगा, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। दूसरा उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान क्षेत्र। तीसरा कौन सा है, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। चौथा आता है अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। पांचवा लूनी नदी के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। छठा अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। सातवें तरह का क्षेत्र है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। आठवें नंबर का है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। नवा है अर्ध दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, नवा है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। और 10वां जो है वो कौन सा आता है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो ये 10 तरह के क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। तो इनमें जिले कौन कौन से शामिल हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तो इसमें कौन कौन से जिला आता है, बाड़मेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है वो किसमें आता है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो बाड़मेर और जोधपुर में कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो ये शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा जिले, बाड़मेर और जोधपुर का जिला आता है। इसके अंदर खरीफ की फसल और रबी की फसल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो इसके अंदर जो खरीफ की फसल है उसमें कौन सी फसलें आती हैं, इसमें आता है बाजरा, मोठ और तिल। कौन कौन सी बाड़मेर और जोधपुर फसल होती है, बाजरा, मोठ और तिल जो होती है किसमें, बाड़मेर जोधपुर पर शुष्क मैदानी क्षेत्र में होती है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो पड़ता है। और इसमें रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी है, सरसों और तिल। देखो बाजरा तो आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा, शुष्क मैदानी क्षेत्र में भी मिलेगा, अति शुष्क में भी मिलेगा, और किसमें, अंतःस्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र में भी मिलेगा, लूनी नदी वाले क्षेत्र में भी मिल जाएगा। बाजरा लगभग हर जगह मिलेगा। राजस्थान में 1-2 जगह है जहाँ पे बाजरा नहीं मिलेगा। तो कौन सा क्षेत्र है वो, जैसे ये अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ पे बाजरा नहीं मिलेगा आपको। और बाकी यहाँ पे भी नहीं मिलेगा आपको। कौन सा आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, इस पर भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी हर जगह लगभग बाजरा मिलेगा। तो जो चीज़ कॉमन फसलें थी उनको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, जो अनकॉमन है उनको एक बार मैंने हाईलाइट करके रखा है, और उसको इनको देख लीजिएगा। तो स्टार्ट देखते हैं। शुष्क मैदानी क्षेत्र हो गया, इसमें खरीफ में कौन कौन सी फसल होती है बाड़मेर जोधपुर में, तो बाजरा, मोठ और तिल। और रबी में कौन कौन सी, गेहूँ, सरसों, जीरा। उत्तर पश्चिम सिंचित मैदानी क्षेत्र है, दूसरी तरह का जलवायु क्षेत्र है। वो कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ किसके अंतर्गत आते हैं, तो उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन से, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। इस यहाँ कौन कौन सी खरीफ की फसल होती है, तो खरीफ में यहाँ पे कपास और ग्वार होता है। और रबी में कौन सी फसल होती है, गेहूँ, सरसों और चने की। फिर कौन सा क्षेत्र आता है, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। कौन सा है तीसरे नंबर का, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें जिला आता है बीकानेर आता है, जैसलमेर आता है और चूरू का क्षेत्र आता है। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में, तो बीकानेर, जैसलमेर, चूरू। और इसमें फसलें कौन कौन सी, बाजरा, मोठ, ग्वार। कौन कौन सी, बाजरा, मोठ, ग्वार। खरीफ की फसल में कौन कौन सी आती है इसमें, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू के क्षेत्र में तो बाजरा, मोठ, ग्वार आती है। और रबी की फसल में कौन कौन सी आती है, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू के क्षेत्र में गेहूँ, सरसों और चना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। रबी में गेहूँ, सरसों, चना, और खरीफ में बाजरा, मोठ, ग्वार। सम्मिलित जिले कौन कौन से वाले क्षेत्र में, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में बीकानेर, जैसलमेर, चूरू। फिर चौथे नंबर का देखते हैं कौन सा है। चौथे नंबर का जैसे हमने बताया अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र।
तो चौथे नंबर का जो जलवायु क्षेत्र है वो कौन सा है? अंतः स्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत कई जिले आते हैं, जैसे नागौर आता है, सीकर आता है, झुंझुनू आता है और चुरू जिला आता है। तो नागौर, सीकर, झुंझुनू और चुरू जिला किसके अंतर्गत आते हैं? अंतः स्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र में। चुरू वाले में भी आता है, तीसरे वाले नंबर के में भी, और चौथे नंबर पे भी चुरू जिला आता है। तो ये देखिएगा। खरीफ की फसल कौन कौन सी? बाजरा, ग्वार और दलहन। कौन कौन सी? बाजरा, ग्वार और दलहन खरीफ की फसल यहाँ पे होती है अंतः स्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र में। और रबी की कौन कौन सी होती है? सरसों और चना। रबी में कौन कौन सी? सरसों, चना और बाजरा और दलहन किसमें? खरीफ की फसल में होती है यहाँ पे। फिर आता है क्षेत्र 5वें नंबर का, लूनी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। 5वें नंबर का क्षेत्र कौन सा है? लूनी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। तो इसमें कौन कौन सा? जालौर का क्षेत्र, पाली का क्षेत्र, सिरोही का क्षेत्र, जोधपुर जिले का भाग आता है। तो लूनी नदी के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? जालौर है, पाली है, सिरोही और जोधपुर का जिला है। खरीफ की फसल यहाँ पे कौन कौन सी होती है? तो खरीफ की फसल होती है बाजरा और तिल। कौन सी? खरीफ की फसल होती है बाजरा और तिल। और कौन सी रबी की फसल होती है? तो रबी में यहाँ होता है गेहूं और सरसों। गेहूं और सरसों लगभग पूरे राजस्थान में होता है, तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं छठे नंबर का क्षेत्र कौन सा आता है। छठे नंबर का जो क्षेत्र आता है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कौन सा आता है छठे नंबर का? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसमें जिले कौन कौन से आते हैं सम्मिलित जो है? जयपुर है, अजमेर है, दौसा है, टोंक है। कौन कौन से जिले हैं इसमें? जयपुर है, अजमेर है, दौसा का क्षेत्र है और टोंक। ये सारे जिले आते हैं किसमें? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। और यहाँ पे फसल खरीफ की बाजरा, ग्वार, ज्वार। कौन कौन सी? बाजरा, ग्वार, ज्वार कौन सी फसल है? खरीफ की यहाँ की। और गेहूं, सरसों, चना है रबी की फसल। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। 7वें नंबर की कौन सी? तो 7वें नंबर का जो क्षेत्र है वो कौन सा? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र हो, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर आता है, धौलपुर आता है, भरतपुर आता है, करौली, सवाई माधोपुर। कौन कौन से बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आते हैं? तो यहाँ बाढ़ आने की संभावना रहती है, इसलिए इसका क्षेत्र का कैटेगराइजेशन जो है किसमें किया गया? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। तो इसमें जिले कौन कौन से हैं? अलवर है, धौलपुर है, भरतपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। खरीफ की फसल कौन कौन सी है यहाँ पे? बाजरा है, ग्वार है, मूंगफली। खरीफ की कौन कौन? तो मूंगफली कहाँ पे मिलती है? बाढ़ संभाव्य जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है यहीं पे एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे मूंगफली होती है। तो कौन सा क्षेत्र आते हैं इसमें? अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर। और यहाँ पे जौ भी होती है, तो गेहूं, जौ भी, सरसों, चना। रबी की फसल में कौन कौन से? गेहूं, जौ, सरसों, चना। तो यहाँ जौ भी होती है, तो ध्यान में रखिएगा। रबी की फसल में यहाँ पे स्पेशल क्या है? जौ है। और खरीफ की फसल में इस क्षेत्र में स्पेशल क्या है? मूंगफली है। तो ये ध्यान में रखिएगा। कौन सा क्षेत्र है? बाढ़ संभाव पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अंतर्गत जिले आते हैं अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। 8वें नंबर का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। कौन सा? अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। तो ये किसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही जिला। तो कौन कौन सा? भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही जिला इसके अंतर्गत आते हैं अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ पे क्या क्या होता है खरीफ में? तो खरीफ में वही मक्का, दलहन, ज्वार। खरीफ में कौन कौन सा? मक्का, दलहन, ज्वार। और रबी में कौन सा? गेहूं और चना। तो रबी में कौन सा होता है? गेहूं, चना। खरीफ में मक्का, दलहन, ज्वार। तो मक्का भी कॉमन है हर जगह, और जैसे यहाँ पे रबी में गेहूं हर जगह लगभग कॉमन है, पूरे क्षेत्रों में होता है, वैसे खरीफ में मक्का हर जगह कॉमन है, मक्का, बाजरा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। 9वें नंबर का क्षेत्र कौन सा आता है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। तो 9वें नंबर का कौन सा क्षेत्र है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत जिले जो आते हैं वो आता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिले। कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। कौन से? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ खरीफ की फसल कौन सी है? मक्का, चावल, ज्वार, उड़द। तो उड़द भी यहाँ एक स्पेशल है खरीफ में। तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जो है वहाँ पे कौन सी खरीफ में स्पेशल फसल है? उड़द अलग से होती है यहाँ पे, मक्का, चावल, ज्वार, और यहाँ पे चावल भी होता है खरीफ की फसल में। तो चावल और उड़द होती है यहाँ पे किसमें? खरीफ में। और गेहूं और चना होता है किसमें? रबी की फसल में। तो ये ध्यान में रखिएगा। 10वें नंबर का जो क्षेत्र आता है कौन सा? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। 10वें नंबर का क्षेत्र कौन सा? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र आता है 10वें नंबर पे। तो इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो इसमें जो जिले सम्मिलित हैं वो कौन कौन से हैं? कोटा है, इसमें जिला कौन कौन सा आता है? कोटा आता है, झालावाड़ आता है, बूंदी आता है, बारा आता है और सवाई माधोपुर जिला का भाग आता है। तो क्या क्या आता है? कोटा आता है, झालावाड़ आता है, बूंदी आता है, बारा आता है और सवाई माधोपुर जिले का भाग आता है किसमें?
आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में फसलें कौन कौन सी हैं खरीफ में? ज्वार और सोयाबीन है, तो ये स्पेशल है यहाँ पे, कौन सी सोयाबीन फसल यहाँ पे होती है। और रबी में कौन सी? तो गेहूं और सरसों। रबी में गेहूं सरसों, खरीफ में ज्वार सोयाबीन। क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां एवं सवाई माधोपुर जिले का भाग आता है किसमें? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्राफ फिर से एक बार देख लीजिएगा, पूरा चार्ट मैं अपलोड करूंगा पीडीएफ, तो उसमें देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भूजल की स्थिति दी गई है, तो देखते हैं क्या है। भूजल में जो दिया हुआ है रिपोर्ट में क्या है कि भूजल आकलन रिपोर्ट 2021, कौन सी भूजल आकलन रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्या है, राज्य का जो 78% क्षेत्र है, कौन सा 78% के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या है, अति दोहित श्रेणी में आता है। मतलब अति दोहन होता है यहाँ पे भूजल का, और इसके अंतर्गत आता है। और राज्य कुल भूजल का कितना दोहन की दर कितनी? 150% के आसपास की दोहन की दर है। तो जिससे क्या होगा कि बहुत जल्दी वहाँ का जो भूजल का है, ग्राउंड वाटर, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो ये ध्यान में रखिएगा। 22-23 में जो है किसानों के लिए 126 नलकूप, 192 हैंडपैप और 21 पीजोमीटर को स्थापित किया गया था। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है आपको, कितने नलकूप और कितने हैंडपैप लगाए गए थे। ध्यान ये रखिएगा कि 150% के आसपास का दर है, कौन सी? अति दोहित क्षेत्र में आते हैं, जो श्रेणी में आता है पूरा राज्य। 78% क्षेत्र है ऐसा जो किसमें? अति दोहित श्रेणी में आता है। और दोहन की दर कितनी है? 150% के आसपास की दोहन दर है भूजल की। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। पशुपालन में देख लेते हैं क्या है। पशु गणना 2019, कौन सा डेटा है? पशु गणना 2019 का डेटा है। उसके अनुसार क्या है कि 568.01 लाख पशुधन, कितना? 568.01 लाख पशुधन जो है देश का कुल कितना है? 10% के आसपास इसका कंट्रीब्यूशन है पशुधन में राजस्थान का। और देश के दुग्ध उत्पादन में कितना है? 14.63%। ऊन उत्पादन में 42% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है पशुपालन में राज्य का। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी ये सब चीज़ें ध्यान में ना रखने की जरूरत नहीं है कि देश में पशुधन में राजस्थान का हिस्सा, ये देख लिया हमने। जो देश का पशुधन है उसमें राजस्थान का हिस्सा ऊँट में तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या आता है? भेड़ में, और फिर बकरी में। तो देश के पशुधन में राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट तो पता ही होगा आपको। उसके बाद आता है भेड़, ध्यान में रख लीजिएगा। और क्या ध्यान रख लीजिए? दूसरे नंबर पे बकरी ध्यान में रख लीजिएगा। तो 17% के आसपास और 14-15% के आसपास बकरियों का जो देश में पशुधन है उसमें राजस्थान का हिस्सा है। उत्पादन कितना होता है दूध का? तो 33,265,000 टन के आसपास का उत्पादन है यहाँ पे दूध का। अंडे का उत्पादन कितना है? 10 लाख अंडे या 2688 कुछ है दिया हुआ डेटा। मांस 221,000 टन के आसपास। ऊन 156 लाख किलोग्राम के आसपास ऊन का उत्पादन है राज्य में। वर्ष 22-23 के दौरान क्या हुआ? पशुपालन विभाग द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम, कौन कौन से प्रमुख कदम उठाए गए आगे देख लेते हैं। जयपुर में क्या किया गया है? एक आधुनिक जैव सुरक्षा प्रयोगशाला स्वीकृत की गई है। तो जयपुर में क्या किया गया है? एक आधुनिक जैव सुरक्षा प्रयोगशाला स्वीकृत की गई है। कहाँ पे? फिर देखते हैं आगे क्या दिया है। नाथ द्वारा राजसमंद में क्या है? एक किसान प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत किया गया है। तो नाथ द्वारा क्या किया गया है? राजसमंद में किसान प्रशिक्षण संस्थान शुरुआत स्वीकृत किया गया है। और जयपुर में एक आधुनिक, और इसमें पहले क्या दिया है? जयपुर में एक आधुनिक जैव सुरक्षा प्रयोगशाला स्वीकृत की गई है। आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट दिया है पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना। क्या है? राजस्थान में एक योजना चल रही, कौन सी? पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना। तो इसके अंतर्गत क्या है? 22-23 में पशुओं के उपचार के लिए क्या है? 2022-23 में पशुओं के उपचार के लिए 143.15 करोड़ रुपया का व्यय से क्या हुआ है? 138 प्रकार की औषधियाँ, टीके लगाए गए हैं। तो इतना व्यय हुआ है, इतने प्रकार की औषधियाँ, टीके बने हैं, ये लगाए भी गए हैं किसको? पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्या है। आगे दिया है डेयरी विकास। तो राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। किसके माध्यम से किया जा रहा है डेयरी विकास कार्यक्रम? तो सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी विकास कार्यक्रम जो है क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है? नवंबर 2022 तक क्या होगा? इस कार्यक्रम के अंतर्गत नवंबर 2022 में तक क्या है कि 17,463 दुग्ध सहकारी समिति बन चुकी थी। 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ बन चुके थे। और राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन जयपुर में स्थापित हो चुका था। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दिया राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना। नेक्स्ट क्या है? राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना का 6वां चरण चालू होने वाला है। तो ये देख लेते हैं। 6वां चरण चालू हो चुका है, 7वां चरण इसके बाद चालू होगा। तो देख लेते हैं इसमें राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के अंतर्गत
तो ये कब लॉन्च हुई थी ये योजना? तो 1 जनवरी 2022 को लॉन्च हुआ था। इस योजना का क्या है, दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना, मृत्यु, पूर्ण स्थायी विकलांगता पर अगर होता है इस योजना के अंतर्गत, जो भी दूध उत्पादक है उसमें दुर्घटना हो जाती है, उसके साथ मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता हो जाती है, तो उसके आधार पर कितना 5 लाख तक का बीमा मिलेगा। और आंशिक स्थायी विकलांगता अगर होती है किसी व्यक्ति को, तो उसको कितना 2.5 लाख रुपए तक की बीमा राशि दे होगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है इस दूध उत्पादन के क्षेत्र में करते हुए, जैसे मतलब कोई मार देता है कोई जानवर वानवर, उनको अगर विकलांग हो जाते हैं उससे, तो उनको क्या है 2.5 लाख रुपए तक का बीमा राशि होगी आंशिक विकलांगता में, और पूर्ण स्थायी विकलांगता पर 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। कौन सी? राज्य सरस बीमा योजना, कवच बीमा योजना के तहत। तो ये ध्यान में रखिएगा। लॉन्च कब हुई थी? 1 जनवरी 2022 से लागू है। छठवां चरण इसका है, सातवां चरण चालू होने वाला है। तो देख लेते हैं आगे। सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया जाता है। तो ये हम जैसे ऊपर बता दिए, जो दूध उत्पादक हैं उनका क्या बीमा किया जाता है। इसका 7वां चरण 15 अक्टूबर 2022 से को प्रारंभ हो चुका है। तो 7वां जो चरण है इसका 15 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ किया गया है। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं, इसमें आगे मत्स्य क्षेत्र देखते हैं क्या दिया हुआ है मत्स्य में। तो जल संसाधन के आधार पर क्या है, जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान जो है देश में कितने 10वें नंबर पे है। तो जल संसाधन के आधार पर राजस्थान जो देश में कौन से नंबर पे आता है, 10वें नंबर पे आता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और राजस्थान में जो क्षमता है वो कितनी है वार्षिक मत्स्य उत्पादन की, तो 80,000 मीट्रिक टन से अधिक की क्षमता है। कितनी? 80,000 मीट्रिक टन से अधिक वार्षिक मत्स्य उत्पादन की क्षमता है। लेकिन क्या हुआ है 22-23 में, वर्ष 2022-23 में कितना 34,336 मीट्रिक टन ही उत्पादन हुआ है। तो मतलब जितनी क्षमता थी उससे आधे से भी कम उत्पादन हुआ है। तो ये देख लीजिएगा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है कि उत्पादन क्षमता इतनी सारी थी, कितनी 80,000 मीट्रिक टन के आसपास, लेकिन उत्पादन बहुत ही कम किया गया है। आगे दिया हुआ है इसमें, आदिवासी मछुआरों के उत्थान के लिए कौन सा आजीविका मॉडल स्टार्ट किया गया है। कौन सा आदिवासी मछुआरों के उत्थान के लिए आजीविका मॉडल शुरुआत किया गया है। इसमें क्या है, इसमें राज्य के 3 जलाशयों, कौन कौन से, जयसमंद, माही बजाज सागर और कनाडा बैंक वाटर, तो क्या से प्रारंभ किया गया कौन सा आजीविका मॉडल। तो इसमें कौन कौन से जलाशय का उपयोग किया जाएगा, जयसमंद जो कहाँ पड़ता है उदयपुर में, माही बजाज सागर जो बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में पड़ता है, और कनाडा वाटर बैंक जो कहाँ पे डूंगरपुर में पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से आजीविका मॉडल स्टार्ट किया गया किसके, आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु। आगे देखते हैं, आगे दिया इसमें राष्ट्रीय कृषि कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो है मत्स्य प्रसंस्करण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए क्या है, राम सागर बीसलपुर, राम सागर कहाँ पड़ता है, धौलपुर में, बीसलपुर जो टोंक में पड़ता है, राणा प्रताप सागर रावत भाटा में पड़ता है, जवाई बांध जो पाली में पड़ता है, फिर राजसमंद उदयपुर में जो पड़ता है। इसमें क्या है, बांधों से मत्स्य लॉन्डिंग, क्या है, बांधों से मत्स्य लॉन्डिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो ये चीज एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं वानिकी में क्या दिया हुआ है। तो वानिकी में दिया है क्या, राज्य में कुल घोषित वन क्षेत्र कितना है। तो ये डेटा ध्यान में रख लीजिएगा, राज्य में कुल घोषित वन क्षेत्र कितना है, तो 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। पॉइंट में ध्यान न रखिएगा, लेकिन इतना एक मोटा मोटा ध्यान में रख लीजिएगा, 32 से 33,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास राज्य में कुल घोषित वन क्षेत्र है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का राजस्थान के कितना है, 9.60% है। तो कितना प्रतिशत है, 9.60% है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, और कितना है 32,864 वर्ग किलोमीटर। राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र जो है 4.87% है, जो कि वन क्षेत्र और उसके वाटर अवस्थित है। तो ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार क्या है, द्विवार्षिक सर्वेक्षण अवधि कौन सी हुई थी 2019 से 21 में, राज्य के वनाच्छादित जो क्षेत्र है उसमें कितनी थोड़ी सी वृद्धि हुई है, कितनी 25.45 किलोमीटर की वृद्धि थोड़ी सी हुई है। तो ये बताया गया कौन से, भारतीय वन सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट थी द्विवार्षिक सर्वेक्षण जो होता है 2019 और 21 में, तो राज्य में क्या हुआ 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे देखते हैं क्या दिया इसमें वानिकी में। तो औषधीय पौधों के संरक्षण हेतु राज्य में कितने 17 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। कितने, राज्य में औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए कितने ऐसे 17 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। आगे देखते हैं और क्या दिया वानिकी में। तो इसमें यह दिया है कि राजस्थान में वर्तमान में कितने 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 27 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और 18 संरक्षित क्षेत्र हैं। और इसमें एक और चीज ने दी है, कितने 5 टाइगर रिजर्व भी हैं। तो ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। वैसे तो 4 थे, लेकिन 5वां भी जल्दी में घोषित किया गया एनटीसीए द्वारा, तो 5 टाइगर रिजर्व भी हो जाएंगे अब। आगे दिया 4 बायोलॉजिकल पार्क हैं। इसमें कहाँ कहाँ पे हैं बायोलॉजिकल पार्क, तो जयपुर में है, उदयपुर में है,
कोटा में है और कहाँ पे, जोधपुर में है। तो कहाँ पे 4 बायोलॉजिकल पार्क विकसित किए गए हैं, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर में। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर में 4 बायोलॉजिकल पार्क भी स्थापित किए गए हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों के पास तक शेयर करके पहुंचा दीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो पे, इसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।